सुनो, अभी हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये तुम्हारे लैब का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ठीक है? तो तैयार हो जाओ, मजा आएगा पढ़ के इस चैप्टर को। मतलब इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर आज तक तुमने देखा ही नहीं होगा, ना सुना होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम फोकस लूज किए, अगर तुम नहीं सुने ठीक ढंग से, तो फिर तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हो सकता है। मतलब तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब लगेगा कि ऊपर ऊपर से जा रहा है। इसीलिए तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है? तुमने सुना होगा, क्या सुना होगा? ये वर्ड जीडीपी, इसका फुल फॉर्म भी पता होगा तुम्हें, है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये तो पता है हमें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन आखिर ये होता क्या है? अच्छा, इसके और बहुत सारे भाई बहन भी हैं, जैसे कि जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ठीक है? तो ये इसके अलग अलग भाई बहन लोग हैं, ठीक है? तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो, ध्यान से सुनोगे ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, देखो एक चीज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर दूं कि इनकम या फिर प्रोडक्ट अगर इस चैप्टर में कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है तो दोनों ही बराबर होते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, तो प्रोडक्ट और इनकम यहाँ पे दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये बात तुम्हें ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक गाना तो तुमने सुना होगा, कौन सा गाना? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, है ना? तो यहाँ पे बात वही है कि हमारे देश के जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो सब जीडीपी में ऐड हो जाता है, वो सब डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, ठीक है? हमारे देश के जियोग्राफिकल टेरिटरी यानी कि भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। अब हमारे देश का भौगोलिक सीमा कैसा होता है तुमने देखा होगा, इंडिया का मैप तो देख ही रखे हो तुम लोग, है ना? तो हमारे देश के मैप यानी कि हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितना भी चीज प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, तुमने जब भी अपने इंडिया का मैप देखा है उस मैप में देखा होगा कि श्रीलंका भी छोटा सा दिखता रहता है नीचे, है ना? वो श्रीलंका को हम क्यों दिखाते हैं पता है तुम्हें? श्रीलंका को दिखाने का मतलब है, एक बात बताता हूं, कि जब किसी देश का जियोग्राफिकल टेरिटरी तय किया जाता है ना, डिसाइड किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो उनको बोला जाता है, जैसे कि अपने देश का जो नीचे का हिस्सा है वैसा है ना, इसी तरह का है अपने देश का नीचे का हिस्सा, और ये एरिया जो है यहाँ पे तुमने देखा होगा वो श्रीलंका, पता नहीं बना अच्छे से, क्या कर सकते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि श्रीलंका है, ठीक? तो ये श्रीलंका को दिखाया जाता है हमारे मैप में, और बाद बाकी एरिया, ये सब एरिया क्या है, ओशियन है, इंडियन ओशियन, है ना? तो यहाँ पे ये जो एरिया है तो मान लेते हैं कि इससे आगे ये एरिया ऐसे, इसको भी इंडिया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है ना वो 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत आता है। 200 नॉटिकल माइल, जो धरती पे जमीन पे जो माइल होता है और जो नॉटिकल माइल होता है उसमें डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है, ठीक है? जो नॉटिकल माइल होता है वो ज्यादा होता है। तो ये सिर्फ 200 किलोमीटर नहीं है, ये 200 माइल नहीं है, ये 200 नॉटिकल माइल है। यानी कि अगर हम किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 350-400 के आसपास पहुंच जाएगा। कैलकुलेटर में चेक कर लेना कि 200 नॉटिकल माइल मतलब कितना किलोमीटर होता है। तो इस तरीके से ये 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए इसको हम दिखाते हैं। चलो, तो ये तो रहा जनरल नॉलेज, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस एरिया में अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस किया जाता है तो क्या वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा? है, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंतर्गत ही आ गया। आई बात समझ में?
दूसरे देश में हम नहीं जा रहे हैं। अगर ये श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका का अपना जियोग्राफिकल टेरिटरी होगा, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसे तुमने सुना होगा कि कुछ मछुआरे पकड़े जाते हैं उधर, फिशिंग करते करते वो श्रीलंका के उसमें चले जाते हैं, जिसके वजह से पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ डिसाइड किया गया होगा यहाँ पे। अदरवाइज किसी देश, अगर आसपास कोई देश नहीं है, मतलब पूरा समंदर ही है बीच में, तो उस केस में 200 नॉटिकल माइल को रखा जाता है जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंतर्गत। यहाँ पे तो श्रीलंका और इंडिया का जो डिस्टेंस है वो मुश्किल से 12-13 किलोमीटर का है, तो इसमें तो 200 नॉटिकल माइल पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो, तो अगर हमारे देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत, हमारे देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अगर किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी इनकम जनरेट किया जाता है, तो क्या कहलाएगा? वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। याद रहेगा? अच्छा, तुमने एम्बेसी का नाम सुना है? इंडियन एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, अफ्रीकन एम्बेसी, है ना। दिल्ली में भी देखा होगा बहुत सारे एम्बेसी वगैरह हैं। कभी तुम उधर जाओगे ना, एक निजामुद्दीन साइड, तो उधर रास्ते में तुम्हें स्पेन का वो एम्बेसी दिखेगा, अलग अलग देश का, अफ्रीका का एम्बेसी दिखेगा, ठीक है। तो वो जो एम्बेसी है ना, अब मान लो कि हमारे देश के अंतर्गत एक छोटा सा टुकड़ा है एम्बेसी, ये एम्बेसी है, ये मान लो कि ये यूएस का एम्बेसी है, तो यहाँ पे जो इनकम प्रोड्यूस होगा ना, वो हमारे देश के ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंतर्गत उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, जिसके वजह से ये वाला इनकम हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगा। है वो जमीन हमारी देश में, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज प्रोड्यूस हुआ है, इसका इनकम हमारे देश के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। याद रहेगा ये चीज। फिर ऐसा ही हमारा अपना इंडियन एम्बेसी भी तो हो सकता है, इंडियन एम्बेसी भी तो हो सकता है। और ये इंडियन एम्बेसी कहाँ पे होगा? ये इंडियन एम्बेसी यूएस में होगा, है ना। ये इंडियन एम्बेसी यूके में होगा। हर देश में हमारा इंडियन एम्बेसी होगा। तो वहां पे अगर ये इनकम जनरेट किया जा रहा है, तो क्या वो हमारे जियोग्राफिकल टेरिटरी में ऐड होगा? बिल्कुल होगा। इनकम विदेश में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो हमारे देश का वो हमारे देश का एम्बेसी है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज प्रोड्यूस होगा तो ये कहाँ जाएगा? हमारे देश के जो ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, अगर कोई बंदा, तुमने देखा होगा कि लोग मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं, जहाज पे काम करते हैं। इंडियन कोई शिप है, इंडियन शिप पे वो बंदा काम कर रहा है, उसको जो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है कोई इंडियन कंपनी प्रोवाइड कर रही है सैलरी। वो बंदा जहाज में तैरते 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 यूएस चला गया, 1 महीना 2 महीना वो यूएस के जहाज उधर तैर रहा है, फिर उधर से निकल के किसी और देश में पहुंच गया, उधर वो तैर रहा है, पूरे साल इधर उधर तैर रहा है, इंडिया में सिर्फ 1 महीना रह रहा है। क्या उसका इनकम हमारे देश के जीडीपी में ऐड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन। यहाँ पे सिटीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेसिडेंट की बात होती है। रेसिडेंट वाला पढ़ाऊंगा, आगे देखेंगे, ठीक है। सिटीजन अलग होता है, रेसिडेंट अलग होता है। उसका इनकम हमारे जीडीपी में ऐड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है ना, वो कहाँ है? इंडिया है। वो इंडिया के लिए ही कमाता है, वो इंडिया के लिए ही खर्च भी करता है, तो इसीलिए वो भी हमारे देश के जीडीपी में ऐड हो जाएगा। चलो, अभी हम एम्बेसी की बात कर रहे थे, तो एम्बेसी वाले केस में क्या होता है कि अब यूएस एम्बेसी इंडिया में है, ठीक है। अब उस एम्बेसी में कोई यूएस का आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका इनकम कहाँ जाएगा? यूएस में काउंट होगा। लेकिन उसी यूएस एम्बेसी में एक इंडियन काम कर रहा है, जो पूरा दिन यूएस एम्बेसी में काम करता है और शाम को अपने घर लौट के आ जाता है, तो वो कहाँ, उसका इनकम कहाँ ऐड होगा? हमारे इंडिया में ऐड होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये था हमारा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है? ये होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहीं पे जब हम बात करें एक और चीज आता है हमारा, उसका नाम है हमारा नेशनल इनकम, या फिर बोले तो नेशनल प्रोडक्ट। अब ये नेशनल इनकम क्या होता है? तो तुम्हें पता होगा कि हम लोग कौन है, हमारे देश के सिटीजन भी हैं और साथ के साथ हम लोग हमारे देश के रेसिडेंट भी हैं। अब एक आदमी रेसिडेंट कैसे होता है? रेसिडेंट का मतलब नागरिक नहीं होता है।
रेसिडेंट का मतलब होता है जो आवास करता है, आवासी बोल सकते हैं, हाँ रहने वाला, ठीक है। तो हमारे देश में जो 1 साल तक रहेगा वो हमारे देश का रेसिडेंट कहलाएगा। और आजकल तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग अंग्रेज लोग, नाइजीरियन लोग क्या हिंदी बोलने लग रहे हैं, है ना। यहीं पे रहते हैं, यहीं पे टिकटॉक, यहीं पे रील बनाते हैं और मस्त फेमस रहते हैं और पूरे साल यहीं रहते हैं। तो क्या वो इंडियन रेसिडेंट हैं? अगर कोई बंदा 1 साल तक इंडिया में रहता है तो वो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। वैसे इंडियन रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट का जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स में 182 डेज है कि 182 दिन से ज्यादा कोई इंडिया में रहेगा तो रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन तुम्हारे बुक में 1 साल लिखा हुआ है तो तुम 1 साल याद रखो, ठीक है। लेकिन वैसे 182 डेज ही माना जाता है कि 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रह गया ना तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। बाहर का पता नहीं, बट इंडिया का ये रूल है, ठीक है। तो तुम अब मान लो कि सिद्धार्थ एक बिजनेस कर रहा है। किस चीज का बिजनेस कर रहा है? वो सामान इंडिया में बनाता है और बेचता यूएस में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट जो उसने किया, इनकम कहां से जनरेट हो रहा है? यूएस से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देश की धरती सोना उगले नहीं है ना। लेकिन बेच कौन रहा है? एक रेसिडेंट बेच रहा है, इंडियन रेसिडेंट बेच रहा है। तो इनकम कहाँ पे जाएगा? वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुमने हमारे देश के बहुत सारे एमएनसी का नाम सुना होगा। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे रिलायंस, जैसे टाटा, टीसीएस, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो एमएनसी है, यानी कि है इंडियन कंपनी लेकिन बाहर के देशों में भी अपना प्रोडक्ट सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अपना कमा रही है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी है, इंडियन रेसिडेंट है, इसीलिए उसका इनकम कहाँ पे ऐड होगा? हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो यहाँ पे देशभक्ति जाता मानता है कि तुम अगर हमारे देश में रहते हो, इंडिया में रहते हो और इंडिया में इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो इनकम तो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होगा ही, वो क्योंकि हमारा डोमेस्टिक इनकम है। और साथ के साथ अगर हमने कुछ इनकम बाहर से भी जनरेट कर लिया, वो भी कहाँ ऐड हो जाएगा? हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। अब एक बात समझो, मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम पढ़े, उससे मुझे इनकम आया, वो कहाँ जाएगा? वो हमारे जीडीपी में भी जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में भी जाएगा और नेशनल इनकम में भी जाएगा। लेकिन मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो बनाया, वो वीडियो बहुत अलग अलग कंट्री के लोगों ने भी देखा, ठीक है। तो जब अलग अलग कंट्री के लोगों ने देखा इस वीडियो को, तो उससे मुझे इनकम जनरेट हुआ। और वो इनकम कि हाँ कहाँ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम में जाएगा? नहीं जाएगा, वो हमारे नेशनल इनकम में चला जाएगा, क्योंकि वो देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती नहीं है ना। तो जब बाहर के देशों से एक देसी आदमी इनकम जनरेट करता है, देश में रहने वाला आदमी इनकम जनरेट करता है, तो वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। आई बात समझ में? चलो, तो तुम्हें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ टेक्निकल चीजें समझाता हूँ। टेक्निकल चीजें समझाऊंगा तभी तो इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। और हाँ, जब हमारे पास बुक रहेगा ना तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, इसको रहने दो। अब हम देखेंगे एक चीज, यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है। तो यहाँ पे आता है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे जीडीपी है उसी तरह से यहाँ पे जीएनपी है, दोनों में ग्रॉस लगा हुआ है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर हम इसके आगे लगा दें एनडीपी, एनडीपी में ग्रॉस के बाद नेट आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, तुम्हें अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। और ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? पीएल अकाउंट बनाना पड़ता था। और पीएल अकाउंट में कौन से खर्चे लिखते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक नाम तो तुम्हें याद होगा ही, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नाम बताओ। रेंट, ठीक है। और
और कोई अच्छा नाम बताओ जिसका, जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन कैसे होता है? डेप्रिसिएशन होने के लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है। तुमने एक फोन खरीदा, फोन था 4G, चलाते चलाते मार्केट में 5G आ गया, फोन का वैल्यू घटेगा या नहीं घटेगा? घट जाएगा। ये डेप्रिसिएशन है या नहीं है? है। तुम फोन खरीद के लाया, खुदा न खास्ता तुम्हारा फोन गिर गया हाथ से और फिर उसका स्क्रीन डैमेज हो गया, अब उसका वैल्यू घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा। तो ये भी डेप्रिसिएशन है। अच्छा, ना फोन का 5G, हमने 5G फोन ही खरीदा है, अभी टूटा भी नहीं है, लेकिन हमें कुछ जरूरी पड़ गया और हम अपने फोन को बेचना चाहते हैं, 4 महीने बाद बेचना चाहते हैं। जितने में खरीदा था उतने में बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा। कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन के आधा आधा से कम में बेचना पड़ेगा तुम्हें, कितना भी नया फोन है ना। कोई क्यों ही खरीदेगा तुम्हारा फोन? सोचेगा कुछ तो गड़बड़ है तभी तो बेच रहा है। समझो बात को। तो जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन यानी कि ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए हम ग्रॉस में से क्या कर लेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास जीडीपी दिया हो और तुम्हें एनडीपी पे पहुंचना है, जीडीपी दिया हुआ है और एनडीपी पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे। तो जी से अगर एन पे पहुंचना हो तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। आई बात समझ में? बस इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है कि ग्रॉस से नेट पे पहुंचना हो तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। इतना बात याद रहेगा? ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन कितने तरह का हो सकता है वो समझ लो। तो डेप्रिसिएशन मेनली 3 तरह का होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो सबको आता है ना? कितने तरीके से कैलकुलेट करते हैं? 2 तरीके से। कौन कौन सा? SLM और WDV, है ना। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का तरीका पूछ रहा है। डेप्रिसिएशन कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहला होता है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल लॉस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आराम से। ठीक है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल लॉस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसका मतलब क्या होता है? तो नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मली खर्च यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खराब वराब हो जाता है, नहीं भी होता है तो भी वैल्यू तो धीरे धीरे घट ही जाता है। अच्छा एक बात होता है, ये जो अपना स्क्रीन है ये जैसा लाया था वैसा ही है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक पन्नी भी नहीं निकाले हैं इसका हम, लेकिन क्या इसका वैल्यू घटा है? नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से इसका वैल्यू घट गया है। तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर वाला डेप्रिसिएशन हो गया। अगर कोई चीज हमारे हाथ से गिर जाता है और गिर के टूट फूट हो जाता है या फिर कुछ और हो गया तो वो क्या है? एक्सीडेंटल लॉस है। लेकिन हमने एक टीवी खरीदा जो पुराने जमाने का टीवी था, जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि नहीं बाबू ये बहुत ज्यादा बिजली बिल खाता है, तुम इसको नहीं यूज कर सकते थे। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, क्योंकि जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना होगा। ये बात तो हम सबको पता है ना। यानी कि हमें पता होता है कि जो आज हम खरीद रहे हैं ये बहुत सालों तक नहीं चलेगा, कुछ टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी हो जाता है, जो कि हमारे एक्सीडेंटल लॉस में आ जाता है। मान लो कि बाढ़ आ गया और बाढ़ में वो बह गया, भूकंप आ गया, भूकंप में टूट गया, है ना। अभी इतना बड़ा क्रैश हो गया था, वैसा कोई सिचुएशन आ जाता है ना। तो इस सब के वजह से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो सकता है जो पता ही नहीं था हमें। ठीक है। चलो, तो डेप्रिसिएशन तो समझ में आया तुम्हें। अब हमें जीडीपी से अगर हम एनडीपी पे जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। उसी तरह से अगर हमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे?
NNP पे पहुंच जाएंगे, नेट पे पहुंच जाएंगे, जी को चेंज करके नेट पे पहुंच जाएंगे। तुम्हें मैं एक एक वर्ड, एक एक लेटर चेंज करना सिखा रहा हूं, इस बात को याद रखना। एक एक लेटर चेंज होगा यहाँ पे बहुत सारा अतिक्रम होने वाला, ये पहला है, इसीलिए जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझना। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। ये बात अलग है कि 4-5 बार पढ़ोगे तो याद समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में समझ में आ जाए। क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, ठीक है? तो एक ही बार में समझने की कोशिश करो कि जब ग्रॉस को नेट पे लाना हो तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अच्छा, हमारे पास अगर एनडीपी दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, और हमें बोल रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाके बताओ, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करोगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। बिल्कुल सही जवाब, डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया। आई बात समझ में? चलो यहां तक तो क्लियर है। हाँ, तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि फैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं, क्या क्या? हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या मिलता है, वेजेज। हर चीज के बदले पैसा ही मिलता है बाबू, बस नाम अलग अलग होता है। वेजेज मिलता है, लैंड के बदले रेंट मिलता है। अच्छा, लेबर के बदले वेजेज मिलता है, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। तो अगर हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, अभी मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं, देखो। हमने किसी चीज को प्रोड्यूस करा, क्या प्रोड्यूस करा? हमने एक प्लास्टिक का चेयर प्रोड्यूस करा, ठीक है? इस पे हम इंडिविजुअल एक चेयर की बात करें, रेंट लगा 10 रुपए, लेबर लगा 50 रुपए, कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट लगा हमें, इंटरेस्ट कितना लगा, तो ये समझ लो कि 40 रुपए इंटरेस्ट लगा, और प्रॉफिट कमाया, इस पे हमने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, ठीक है? तो टोटल कितना हुआ है, 200 रुपए। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मार्केट में ये बिक रहा है, सेल प्राइस इज इक्वल टू 250 रुपीज, 50 रुपए कहां से आए? प्रॉफिट 100 रुपया कमा रहे हो तुम, टोटल प्रॉफिट ऐड है इसमें, ये 50 रुपया कहां से ऐड हो रहा है? ऊपर की कमाई है। अगर तुम इसका सही जवाब दे दोगे ना, तो आज वैसे तुम लोगों का वो 20 रुपया वाला मंच बचा हुआ है, लेकिन आज ये लोग बोल रहा था कि कुछ बड़ा इनाम दो, मैं तो 50 वाला डेयरी मिल्क दूंगा अगर तुम सही जवाब दे दिए इसका। तो ये 50 रुपए कहां से आ रहा है? एक्चुअल प्राइस देखो, इसमें लेबर रेंट वगैरह सारा दे दिया, जो लेबर देना था वो भी हमने दे दिया, कैपिटल इंटरेस्ट इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है? बंदे का कॉस्ट ये 50 रुपए किसको दे रहे हो तुम, हैं? भूत को दे रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन इंटरेस्ट इसी में आ जाएगा, कैपिटल वाले में सब कुछ आ जाएगा, ऊपर की कमाई। कौन बताएगा? सही आंसर चाहिए मुझे, कमेंट में भी बता सकते हो। इंश्योरेंस कैपिटल में आ जाएगा वो भी। कौन सी ऊपर की कमाई? सरकारी कंपनी है, ऊपर की कमाई। मैं बताऊं क्या? सेल करने का वो होता है। बोला किसने पहले? तुमने बोला पहले। अरे वाह, ठीक है, 50 रुपए का मिल गया तुम्हें डेयरी मिल्क, ठीक है? देखो, जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस, सुनो, जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं ना, 1 मिनट सुनो, 40 का उनका था, 50 का इसका हो गया, ज्यादा तेज मत बनो, जिसका है ना उसी को मिलेगा। ये बंटवारा करना, सुनो, कोई नहीं बंटवारा करेगा। सुनो, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि जैसे ही हमने 200 रुपए में प्रोडक्ट बना के रेडी किया, अब चेयर लेके गेट से बाहर निकले कि चलो अब जाके बेचते हैं, गवर्नमेंट ने अपना हाथ फैला दिया, ऐसे कैसे निकल लिए तुम, पहले जीएसटी दो,
तो जीएसटी तुम्हें देना पड़ेगा। जब तुम जीएसटी दे दोगे उसके बाद तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 है ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी कि इसको एफसी बोल सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हैं। और क्योंकि मार्केट में ये सेल प्राइस इसका 250 है तो इसको हम एमपी बोल सकते हैं। घर कहाँ है, एमपी सर, नाम क्या है, एमपी सर है। तो इस एमपी का फुल फॉर्म बताओ क्या है, मध्य प्रदेश, महिपालपुर, मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमसे पूछूंगी अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम एमपी माइनस टैक्स कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना तो गवर्नमेंट हमें कैशबैक देती है। हाँ, तुमने कभी पहले, अब तो नहीं मिलता है, पहले गैस सिलेंडर खरीदा था, गैस सिलेंडर खरीदते थे तो क्या मिलता था बदले में अच्छा, जब गैस रिफिल करवाते थे, भरवाते थे, तब क्या मिलता था, हर बार जब तुम गैस भरवाते थे तो गवर्नमेंट के साइड से क्या मिलता था, सब्सिडी मिलता था। तो उसी सब्सिडी को कैशबैक बोला जाता है, गवर्नमेंट हमें वापस कर देती है कुछ पैसा। तो जब हम टैक्स पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कुछ पैसा तुम लेके चले जाओ। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे कि देखो, एक मिनट देखो इधर, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी माइनस सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी माइनस सब्सिडी करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको तुम एनआईटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एनआईटी बोल सकते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हो। आई बात समझ में यहां तक। तो अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आया समझ में सबको। अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आया समझ में। तो देखो अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो यहां पे लिखा रहेगा जीडीपी एमपी सर इज इक्वल टू जीडीपी एफसी। तो अब जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करो, एमपी को एफसी बनाना है। एमपी को एफसी बनाने के लिए, एमपी को एफसी बनाने के लिए हमने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया। तो माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आया समझ में। तो जब हमें जीडीपी एमपी दिया रहेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया रहेगा, उसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जीडीपी एफसी बचेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझो, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है जीडीपी एमपी और हमें पहुंचना कहां है, एनडीपी एफसी। तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं टेक्निक सिखाता हूं, ये लोग रट के जाते हैं, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टेक्निक यूज करना, सारा बन जाएगा। देखो यहाँ पे जी कन्वर्ट हो रहा है एन में, तो जब जी को एन में कन्वर्ट होता है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होता है, क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करो। अच्छा ये एमपी कन्वर्ट होकर एफसी बन चुका है, क्या माइनस करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आगे हमारा आंसर एनडीपी एफसी। यहां तक क्लियर है, समझ में आया। तो अभी हमने अपने देश के अंदर क्या क्या कैसा होगा वो सीख लिया हमने। अब हमें इस बोर्ड से उस बोर्ड पे वहां पे पहुंचना है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो आज हम लोकल एरिया में रहते हैं, कल विदेश की यात्रा करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर करना तुम लोग भी।